कल आने वाली है और इससे पहले बाजार की नजर इस पर टिकी हुई है। आरबीआई ब्याज दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। क्या है अनुमान, ये बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी जी। नीरज जी, क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई का क्या फोकस रह सकता है? ब्याज दरें कितनी बढ़ सकती हैं इस बार? देखिए, आरबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती है कि एक तरफ ग्रोथ मैनेज करना है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी। इन्फ्लेशन का ज़्यादा असर आपका इम्पोर्टेड है तो उसके प्रेशर में काम करना पड़ेगा। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रेट हाइक होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इस बार शायद 35 बेसिस पॉइंट या 25, हालांकि स्ट्रीट डिवाइडेड है, लोगों को ज़्यादातर लगता है कि शायद 35 बेसिस पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन डीके जोशी क्रिसिल को लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट करना चाहिए। टेपर डाउन इसलिए क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ पे फोकस सरकार का तो ही है, आरबीआई का भी होगा, क्योंकि अभी कुछ महीनों में आपने देखा होगा क्रेडिट ग्रोथ जो है 18 से 20% पे गई है और लिक्विडिटी क्रंच ना हो, क्योंकि डिपॉजिट्स अभी उतने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट रेट्स अभी उतने बढ़े नहीं हैं। तो ये बीच बीच में रिपोर्ट्स भी आई हैं और आरबीआई इसकी चिंता भी जाहिर कर चुका है कि डिपॉजिट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस वजह से हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा रेट हाइक ना करके भी वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए 25 या 35 के बीच में एक बात ये चल रही है। दूसरा एक सवाल ये उठ रहा है कि इन्फ्लेशन लगातार नीचे आया है, तो क्या वो अपने टारगेट्स को कोई चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसमें शायद नहीं चेंज करेंगे, ना टारगेट चेंज करेंगे, ना ही जो जीडीपी का ग्रोथ चेंज करेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। हालांकि उनका जो उन्होंने लक्ष्य रखा उससे बहुत नीचे आना है और उसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जो विंटर सीजन होता है इसमें खास तौर पे जो फूड इन्फ्लेशन है वो तेज़ी से गिरता है और क्रॉप जो आने वाली वीट की है वो भी बहुत रोबस्ट होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3-4 महीनों में इन्फ्लेशन और तेज़ी से नीचे आएगा, तो शायद कंट्रोल में सारी चीज़ें होंगी। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आरबीआई कल अपने रुख में कोई बदलाव कर सकता है क्या? वो अपनी कमेंट्री को चेंज कर सकता है? तो कमेंट्री फिलहाल वो चेंज नहीं करेंगे, हॉकिश ही रखेंगे। वो फरवरी की पॉलिसी जब आएगी उसमें वो अपने कमेंट्री में या रेट को पॉज कर दें, वो हो सकता है, लेकिन अभी फरवरी तक डेटा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कैसे मूव होता है, सरकार की प्लानिंग बजट के तौर पे कैसे दिखती है और फेड क्या करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें फेड से कंट्रोल हो रही हैं। तो इन तीनों को अगर आप देखें तो उस पर सारी कुछ कमेंट्री होगी, लेकिन मोटे तौर पर आप समझिए कि रेट हाइक होगी, कमेंट्री हॉकिश रहेगी और कोई भी टारगेट चेंज नहीं होंगे, ना तो जीडीपी के और ना ही इन्फ्लेशन के। और अब बात करेंगे मार्केट की। खराब ग्लोबल संकेतों से आज बाजार में कंसोलिडेशन दिखा। सेंसेक्स 208 पॉइंट गिरकर 62,626 पर बंद हुआ और निफ्टी 58 पॉइंट गिरकर 18,643 पर बंद हुआ। तो वहीं आज की अगर बात करें तो पीएसयू बैंक, एफएमसीजी शेयरों में आज तेजी रही, तो वहीं आईटी, मेटल, फार्मा शेयरों में बिकवाली देखी गई। आइए मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताएं सबसे पहले तो मार्केट्स के आज के हाईलाइट्स। तो देखिए, बाजार कल आरबीआई पॉलिसी है उसके पहले थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर रही है। इनफैक्ट जो पिछले हफ्ते हमने 7-8 दिन की लगातार तेजी देखी थी, उसके 1-2 सत्रों के बाद आपने थोड़ा बहुत करेक्शन आता हुआ दिखाया है। खास करके आप देखेंगे तो लार्ज कैप फ्रंटलाइन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बिकवाली है। आज जो स्टैंड आउट सेक्टर था वो था सरकारी बैंक्स का पीएसयू बैंक इंडेक्स, जो एनएससी पे है, सबसे टॉप गेनर हो रहा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद यहाँ खरीदारी दिखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेटल, आईटी शेयर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा, क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे यहाँ बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, खास करके एफआई डेस्क पे। तो ओवरऑल बाजार की बात करें तो आरबीआई पॉलिसी के पहले थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का मूड जी। इसके अलावा सेक्टर्स का हाल, किन सेक्टर्स में आज सुस्ती और कहां पर थोड़ी तेजी दिखी? देखिए, जहां तक कि निफ्टी का सवाल है, यहां आपको दिखेगा गेनिंग साइड पे अदानी एंटरप्राइज। पिछले 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में करेक्शन हो रहा था, लेकिन आज के सत्र में लगभग 100 रुपए का बाउंस बैक ये स्टॉक में आपको आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा सीमेंट और एफएमसीजी शेयर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी। एचयूएल, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में आधे से 1% तक की तेजी आपको नजर आई। लूजिंग एंड पे आपको मेटल स्टॉक्स दिखेंगे, बीपीसीएल दिखेगा जो लगभग 3% नीचे था। टाटा स्टील, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स में भी 2% से ज्यादा की गिरावट आज दर्ज हुई। मिड कैप्स में काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। गेनर्स की बात करें तो आज जिंदल स्टेनलेस काफी सारी बल्ड डील्स के बाद 10% ऊपर पाया गया। आईडीबीआई बैंक, वेस्ट लाइफ डेवलपर्स यानी मैकडॉनल्ड्स की जो फ्रेंचाइजी है वो, आरसीएफ जैसे स्टॉक्स में आपको 5 से 6% की तेजी दिखी। लूजिंग एंड में आपको दिखेगा
कि थोड़े बहुत रियल एस्टेट शेयर्स और फिनटेक शेयर्स, खास करके पीबी फिनटेक जहां लगभग 4% की गिरावट थी। रेमंड वोखार्ड और मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा में आपको 2 से 3% की गिरावट दिखी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतीन। तो ये तो रहा मार्केट का हाल और अब बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। दरअसल कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष के तीखे तेवर दिखे और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार क्या कुछ अहम रहने वाला है और आज जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, आज की जो सर्वदलीय बैठक हुई उससे संकेत मुझे लग रहा है कि बहुत शांतिपूर्वक ये भी सत्र नहीं चलने वाला है। और ये इसके पीछे एक और वजह है, वो ये है कि जब सत्र की शुरुआत कल होगी तो उसके अगले ही दिन आपको गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे, तो उसकी भी छाया, उसकी झलक देखने को मिलेगी। लेकिन आज जब सर्वदलीय बैठक हुई तो विपक्षी ने अभी से ही मन बना लिया है कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। आर्थिक आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मुद्दा भी जोर शोर से उठाना चाहती है विपक्ष। एक और मुद्दा ये था कि आपने ऐसे संसद सत्र का समय रखा है कि बीच में क्रिसमस आ रहा है तो हमें इसमें छुट्टी चाहिए, तो ये एक मुद्दा उठा। लेकिन वो संसद सत्र के दौरान शायद हो सकता है तारीख में थोड़े बहुत फेरबदल हो, लेकिन हंगामेदार रहने के आसार हैं शुरू के कुछ दिन तक संसद सत्र में। लेकिन इन सब के बीच सरकार की कोशिश होगी कुछ महत्वपूर्ण बिलों को पारित करा लिया जाए। जो बिल पारित नहीं हो सकते हैं उसको पहले बता दूं क्योंकि वो ज्यादा जरूरी थे, जैसे बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, बैंकों के निजीकरण के लिए, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जिसका भी ड्राफ्ट ही जारी किया गया है, इसका डेटा प्रोटेक्शन बिल, इस पर भी सलाह मशविरा का दौर ही चल रहा है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिल शायद इस सत्र में आपको देखने को ना मिले। लेकिन जो बिल देखने को मिलेंगे उसमें चुनाव सुधार से जुड़ा हुआ बिल, कोऑपरेटिव सोसाइटी में के गवर्नेंस में सुधार से जुड़ा हुआ बिल जिसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, मध्यस्थता के जरिए आपसी विवाद को सुलझाने के लिए एक बिल है उसको भी पारित कराने की कोशिश सरकार यहां पे करेगी। इन सबसे हट करके सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट जिस दिन पेश होगा वो भी एक बड़ा दिन होगा, जिस दिन सरकार बताएगी कि आखिर किस किस मद में वो अपना बजट बढ़ाना चाहती है और किस किस मद में अपना बजट घटाना चाहती है चालू कारोबारी साल के बचे हुए महीनों में। जी, यानी कि भले ही दिल्ली में सर्दी हो इन दिनों लेकिन शीतकालीन सत्र में पूरी गर्मी रहने वाली है। आप बने रहे लक्ष्मण जी हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को जो राहत देने की तैयारी की है उसके बारे में। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सरकार यूरिया के मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट में बढ़ोतरी कर सकती है और इस पर एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, फर्टिलाइजर कंपनियों को किस तरीके की राहत मिलने जा रही है, क्या कुछ खबर? देखिए, यहाँ पे 3 मोर्चे पर राहत देने की तैयारी है और इसमें पहला यह है कि यूरिया उत्पादन का जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जो इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए मशीनों के आधुनिकीकरण पे जो खर्च होते हैं, सैलरी हुआ, इस तरह के जो खर्चे होते हैं, इसका सरकार एक आधार बना करके आकलन करती है। वो 2003 के बाद से उसमें समीक्षा नहीं की गई जबकि फिक्स्ड कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सरकार फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा सकती है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सरकार के बीच कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। कितना बढ़ाया जाए अभी ये अंतिम रूप नहीं तय किया गया है, लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि 12% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से सालाना इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। तो एक तो ये है जहां पे राहत मिल सकती है यूरिया बनाने वाली कंपनियों को। दूसरी राहत आपको मिल सकती है कि जो खास तौर से पीएनके फर्टिलाइजर है जो मार्केट बेस्ड उसका एमआरपी होता था, सरकार ने पिछले दिनों उस पर ठहराव रोक दिया था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब चूंकि कीमतें काफी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें कम हो रही है तो ये एमआरपी की व्यवस्था फिर से सरकार यहां पे बहाल कर सकती है। कुछ इंपोर्ट ड्यूटी है कच्चे माल पर उसको भी हटाने पर विचार है और साथ ही साथ जो अभी एमआरपी होता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को जो शामिल किया था उसको हटाया जाए। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पे इंडस्ट्री के साथ बातचीत भी हो चुकी है और इंडस्ट्री का भी मानना है कि बहुत जल्द इसमें कुछ फैसला आता हुआ दिखेगा। सूत्र बता रहे हैं कि इन सारे उपायों पर फर्टिलाइजर मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो